Good morning, students. Welcome to my YouTube channel, SST Master by Neha Ma'am. Today we are going to start SST Chapter 5 The Rise of Empires, Part 3. So let's start with page number 96. Today we are going to start the arrival of the Greeks. While events unfolded in Magda, located in the eastern part of the subcontinent, what was happening in the northwest region. तो जिस टाइम मगध में ये डिफरेंट डिफरेंट सी अलग अलग तरह की घटनाएं घट रही थी ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है, तो उस टाइम नॉर्थ वेस्ट रीजन में क्या हो रहा था? ओके, दिस एरिया was home to smaller kingdoms along an ancient route connecting to the Mediterranean. तो जो हमारा नॉर्थ वेस्ट रीजन था वो कौन सा था? वो था स्मॉल किंगडम्स का, स्मॉलर छोटे छोटे जो राज्य थे बहुत सारे, उनका होम था। और यहाँ से क्या था, एक एंशियंट रूट जाता था जो मेडिटेरियन को कनेक्ट करता था। अमंग देम, अकॉर्डिंग टू ग्रीक अकाउंट्स, वर द पोरवाज लेड बाय देयर किंग पोरस। तो जो ग्रीक अकाउंट्स है उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे कौन थे? पौरव राजवंश, ठीक है, पौरव राजवंश वहां पे था और उनका जो किंग था वो कौन था? पौरस था। डोंट मिस आउट, द सेट्रेप्स वर गवर्नर्स ऑफ प्रोविंस of Persian and Greek empires who were left behind by the overlord like Alexander to manage and far off territories. तो जो सट्रेप्स थे वो कौन होते थे? वो गवर्नर होते थे किसी भी प्रांत के, ठीक है। ये कौन से एरिया में होते थे? पर्शियन और ग्रीक एम्पायर्स में ये पाए जाते थे, ठीक है। ये कौन होते थे? ये एक ऑफिशियल होते थे जिन्हें कि ओवरलॉर्ड लाइक जैसे अलेक्जेंडर है, वो अपने पीछे छोड़ के जाता था अपनी टेरिटरी को मैनेज करने के लिए। अब राजा तो क्या था, जैसे फॉर एग्जांपल जो अलेक्जेंडर था वो तो क्या कर रहा था, वो आगे आगे बढ़ रहा था, अटैक कर रहा था, लड़ाइयों में बिजी था। तो पीछे जो उसकी टेरिटरीज थी उसको कौन मैनेज करेगा? तो उस पर्पज से वो वहाँ पे क्या सेट्रेप्स को अपॉइंट करता था, और वो जो सेट्रेप्स थे वो उसके एब्सेंस में सारे एडमिन वर्क वो करते थे। These satraps had significant power and freedom despite being mere official of the rulers. ठीक है, तो इनके पास सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर्स और फ्रीडम होती थी, ठीक है। वो बोलने के लिए ऑफिशियल्स ही होते थे राजा के, बट राजा के एब्सेंस में वो राजा की सारी पावर्स को यूज वो करते थे। कैन यू गेस हाउ इट वॉज पॉसिबल फॉर देम टू एक्सरसाइज सच पावर? अब आप क्या गैस कर सकते हो कि एक ऑफिशियल है वो कैसे इतनी सारी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता था या कैसे वो यूज करता था? ओके, लेट्स एक्सप्लोर। व्हेन आफ्टर द बैटल अलेक्जेंडर आस्क्ड पोरस हाउ ही विश्ड टू बी ट्रीटेड, पोरस आंसर्ड लाइक अ किंग। कि जब अलेक्जेंडर की पोरस के साथ लड़ाई हुई तो उसमें ऑब्वियस सी बात है अलेक्जेंडर वहाँ पे जीत गया था। तो जीतने के बाद, लड़ाई के बाद, पोरस से पूछा अलेक्जेंडर से कि आपके साथ आपकी क्या इच्छा है, आपके साथ कैसे बिहेव किया जाए, कैसे आपको ट्रीट किया जाए। तो पोरस ने आंसर दिया लाइक अ किंग, मेरे साथ राजा की तरह बिहेव किया जाए। अलेक्जेंडर देन लेफ्ट पोरस एट द हेड ऑफ हिज किंगडम एज सेट्रेप्स। तो अलेक्जेंडर ने क्या किया? पोरस को छोड़ दिया, ठीक है, और उसे क्या बना दिया? उसी के किंगडम का सेट्रेप्स। मतलब क्या हुआ कि अलेक्जेंडर ने पोरस के की टेरिटरी पे अटैक किया और अलेक्जेंडर जीत गया। अब हुआ क्या कि जो वो पोरस का जो किंगडम था वो बन तो गया अलेक्जेंडर का, बट अलेक्जेंडर ने तो अभी और आगे जाना था। तो वहां पे उसने पोरस को ही एज अ सेट्रेप्स वहां पे अपॉइंट कर दिया। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर्स फाइंड मोर डिटेल्स ऑन द बैटल बिटवीन पोरस एंड अलेक्जेंडर। अब आपका क्या काम है कि आप अपने टीचर्स के हेल्प से आप फाइंड आउट करो और ज़्यादा डिटेल्स, ठीक है, किसके बारे में? जो बैटल हुई थी पोरस एंड अलेक्जेंडर के बीच में।
Enact a play of his battle scene using your imagination in addition to what you have discovered. तो इस पे क्या है, आप एक प्ले इनैक्ट करो, ठीक है, और जो भी आपकी इमेजिनेशन है उसमें आप एडिशन कर सकते हो. Alexander's dialogue with the gymnosophist. अब यहाँ पे क्या दिए हैं, अलेक्जेंडर के डायलॉग्स दिए हैं जो उनके किसके साथ हुए थे, जिम्नोसोफिस्ट के साथ हुए थे. अलेक्जेंडर हियर्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडियन सेज whom the Greeks called gymnosophists or net philosophers, probably because they wore very little clothing, who were renowned for their wisdom. अब अलेक्जेंडर जो था उसने क्या इंडियन सेज जो इंडियन जो संत थे या साधु थे उनके ग्रुप के बारे में सुना था, जिनको जो ग्रीक्स थे वो क्या कहते थे, जिम्नोसोफिस्ट कहते थे, और नेट फिलोसफर उनको कहते थे. मे बी उनको ऐसा इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वो काफ़ी कम क्लोथिंग, मतलब काफ़ी कम कपड़े वो पहनते थे. हु वर रिनोड फॉर देयर विजडम, और वो अपनी नॉलेज के लिए जाने जाते थे. Alexander challenged them with tricky questions in the form of riddles, warning that he would put those who gave wrong answers to death. अब अलेक्जेंडर ने क्या किया, उनको चैलेंज किया अपने ट्रिकी क्वेश्चन से, और वो ट्रिकी क्वेश्चंस उसने कैसे पूछे, विद द फॉर्म ऑफ रिडल्स. और उसने क्या किया, अलेक्जेंडर ने उन्हें वार्न भी किया कि अगर कोई रॉन्ग आंसर देगा तो वो उसे मार देगा. However, the gymnosophist responded to his questions calmly and intelligently. तो अब जो जिम्नोसोफिस्ट थे उन्होंने उसके क्वेश्चंस का जो रिस्पॉन्ड दिया बड़े ही काम होके और बड़े ही इंटेलिजेंटली वे में उन्होंने उसका आंसर किया. अलेक्जेंडर वॉज इम्प्रेस एंड इन द एंड स्पेयर्ड देम ऑल. तो अलेक्जेंडर उनके आंसर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ और लास्ट में उसने उन सबको छोड़ दिया. ओवर द सेंचुरीज डिफरेंट वर्जन ऑफ दिस स्टोरी हैव बीन टोल्ड, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एनकाउंटर्स इन हिस्ट्री. तो ओवर द सेंचुरीज के साथ क्या कि इसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन में ये स्टोरीज थी, ठीक है, जो बताई गई है, और इसको क्या बोला गया है हिस्ट्री में, एक बहुत ही फैसिनेटिंग एनकाउंटर था ये हिस्ट्री में, मतलब एक दार्शनिक घटनाएं जो थी एक हुई थी उसको हिस्ट्री में एक फैसिनेटिंग एनकाउंटर के रूप में जाना जाता है. अकॉर्डिंग टू वन अकाउंट अलेक्जेंडर आस्क्ड विच इज स्ट्रॉन्गर, लाइफ और डेथ. तो एक अकाउंट के अकॉर्डिंग अलेक्जेंडर ने पूछा था कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लाइफ और डेथ. वन ऑफ द सेजेस रिप्लाइड लाइफ बिकॉज इट एंडर्स. तो क्या है कि एक सेज ने, एक संत ने क्या था, रिप्लाई किया था कि लाइफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बिकॉज वो लंबी चलती है, वाइल डेथ डज नॉट, और जो लाइफ है, जो डेथ है वो शॉर्ट है. अलेक्जेंडर देन आस्क्ड हाउ कैन अ मैन बी मोस्ट लव्ड if he is most powerful and yet does not inspire fear. तो अलेक्जेंडर ने पूछा कि एक जो आदमी है वो सबसे ज़्यादा प्यारा कैसे हो सकता है, बेशक वो क्या हो, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर हो, और उसके पास क्या हो, पावर तो बहुत सारी हो, पर वो किसी को ना डराए. केम द रिप्लाई, तो ऐसा रिप्लाई आया, ठीक है. अलेक्जेंडर ने पूछा भी सबसे ज्यादा प्यारा कोई कैसे बन सकता, तो अब एक जो सेज था उसने क्या रिप्लाई किया कि प्यारा इंसान तभी हो सकता है कि उसके पास पावर तो पूरी है, वो पावरफुल पूरा है उसके पास, बट क्या है कि वो किसी को डराता ना हो. परहैप्स एज अ हिंट टू द माइटी रूलर. तो शायद ये एक उस रूलर के लिए हिंट दिया गया था, क्योंकि जो अलेक्जेंडर था उसके पास पावर तो बहुत सारी थी, पर क्या था, वो लोगों को डराता था. तो वो बोला जाता था कि लोगों को डरा के पावरफुल मैन लोगों का प्यारा नहीं बन सकता. हिस्टोरियन व्यू सच एक्सचेंजेस एज अ मीटिंग ऑफ टू ग्रेट ट्रेडिशन, ग्रीक एंड इंडियन फिलोसफीज. तो हिस्टोरियन जो थे इस एक्सचेंज को, जो थॉट्स ऑफ एक्सचेंज था
उसको क्या समझते थे, उनको वो बोलते थे कि ये हमारी जो इंडियन और ग्रेट फिलॉसफी का एक बहुत ही बड़ा क्या था, थॉट्स ऑफ एक्सचेंज था, मतलब ये उनकी जो थॉट्स को एक्सचेंज इसमें किया गया था। ओके, द माइटी मौर्यस आफ्टर द ब्रीफ सोरोजन टू द नॉर्थ वेस्ट, लेट अस रिटर्न टू मगधा। अब हमने क्या कि नॉर्थ वेस्ट की सोर्जन क्या होता है, यात्रा की, अभी ट्रेवल कर लिया, अब हम वापस आते हैं मगधा पे। वेयर वी विटनेस्ड द डिक्लाइन ऑफ द नंदा एम्पायर, जहाँ पे हम क्या गवाह बने थे, किसके, नंदा एम्पायर के डिक्लाइन के। अराउंड 321 BCE, just a few years after Alexander left India with his army, a new dynasty and new empire emerged। तो अराउंड क्या बोले, 321 BCE के जस्ट कुछ ईयर्स के बाद क्या हुआ था, अलेक्जेंडर इंडिया छोड़ के चला गया था अपनी आर्मी के साथ, और वहां पे क्या हुआ, अब इंडिया में क्या था, न्यू डायनेस्टी और न्यू एम्पायर का उदय हुआ, एमर्ज हुआ। द मौर्य एम्पायर फाउंडेड बाय चंद्रगुप्ता मौर्य। अब मौर्य एम्पायर की नींव किसने रखी थी, चंद्रगुप्ता मौर्य ने। It quickly observed the Nanda Empire's territory and went on expanding beyond। तो उसने जल्दी से क्या किया, नंदा एम्पायर को अपने में अब्जॉर्व कर लिया और अपने जो एम्पायर को, अपनी टेरिटरीज को और भी ज़्यादा एक्सपेंड किया। As per many accounts, Chandragupta managed this feat with the help of an able mentor named Kautilya, who used his knowledge of politics, governance, and economics to create an empire that remains one of the greatest in Indian history। तो बहुत सारे अकाउंट्स के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, उसने अपना जो एम्पायर था उसको कैसे मैनेज किया, उसका मैनेजमेंट का काम कैसे किया। उसने वो एक एबल मेंटर, मेंटर होता है गुरु, जिसका नाम था कौटिल्य, उसकी हेल्प से किया, जिनके पास नॉलेज थी किस चीज़ की, पॉलिटिक्स की, गवर्नेंस की, इकोनॉमिक्स की। तो उन सबकी नॉलेज का, उनकी सारी नॉलेज को यूज़ करके उन्होंने एक एम्पायर क्रिएट किया, और जो कि इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा एम्पायर बन के उभरा। द स्टोरी ऑफ कौटिल्य। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट, कौटिल्य समटाइम्स रेफर्ड टू एज चाणक्य और विष्णुगुप्ता, was a teacher at the world-renowned तक्षशिला, मॉडर्न डे तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो अब कौटिल्य कौन थे, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कौटिल्य को कई बार क्या बोला गया है, चाणक्य भी बोला गया है और विष्णुगुप्ता भी बोला गया है। और वो क्या थे, वो एक टीचर थे, कहाँ के टीचर थे, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के वो टीचर थे। तो मॉडर्न डे में वो कहाँ, कौन सी है, तक्षशिला है। ओके, हिज लेजेंडरी टेल बिगिन इन द कोर्ट ऑफ धनानंदा, who as we saw had became highly unpopular। तो जो ये कौटिल्य थी, उनकी जो लेजेंडरी टेल थी, जो उनकी लेजेंडरी स्टोरीज थी, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है धनानंदा के दरबार से। और जो हमने देखा ही था कि जो धनानंद था वो क्या था, बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर लीडर था। ऑब्जर्विंग दिस, कौटिल्य एडवाइज्ड धनानंदा टू चेंज हिज वेज और विटनेस द कोलैप्स ऑफ हिज एम्पायर। तो जब कौटिल्य ने ये सब कुछ ऑब्जर्व किया था कि ये जो धनानंद है वो हाईली अनपॉपुलर है, तो उन्होंने क्या किया था, धनानंद को एडवाइस दी थी कि वो अपना वे, जो अपने तरीके हैं उसको चेंज कर ले, अदरवाइज वो क्या बनेगा, विटनेस बनेगा अपने एम्पायर के कोलैप्स होने के। ठीक है, एंगर्ड धनानंदा इंसल्टेड कौटिल्य एंड थ्रू हिम आउट ऑफ हिज कोर्ट। तो इससे क्या हुआ, धनानंदा को गुस्सा आ गया और उसने क्या किया, कौटिल्य की इंसल्ट की और अपने कोर्ट, अपने दरबार से उसको बाहर निकाल फेंका। दिस लेड टू कौटिल्यज वो टू एंड द इविल नंदा रूल। तो उसके बाद अब कौटिल्य ने कसम खा ली थी कि मैं इस इविल नंदा रूल का एंड करूंगा। द राइज ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य। There are many stories about the origin and adventures of Chandragupta Maurya, but their common theme is that he
overthrew the Nandas। तो जो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य था, उनके ओरिजिन के बारे में बहुत सारी स्टोरीज है। ठीक है, कि कैसे उनका ओरिजिन हुआ या कैसे उनको उनकी जो लाइफ थी, एडवेंचरस लाइफ थी, उसके बारे में काफ़ी सारी स्टोरीज थी। बट मेन उनमें कॉमन थीम क्या था कि उन्होंने क्या किया था, नंदा डायनेस्टी को निकाल के बाहर किया था और उसकी जगह क्या किया था, अपना मौर्य डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था। एंड took कंट्रोल ऑफ मगधा टू एस्टेब्लिश हिज रूल। और क्या किया था उन्होंने, नंदास को निकाल फेंका था और मगधा पे अपना रूल एस्टेब्लिश किया था विद पाटलिपुत्र एज हिज कैपिटल। और उनकी कैपिटल कौन सी थी, पाटलिपुत्रा। डू यू रिमेंबर दैट मगधा हैड मैनी एडवांटेजेस बिकॉज ऑफ इट्स geography, an established economic system, and a flourished trade. These, combined with the advice of the master strategist Kautilya, helped Chandragupta Maurya gradually expand his empire. तो आपको पता ही था, हमने पहले पढ़ा ही था कि जो मगधा था उसके पास एक बहुत बहुत सारे एडवांटेजेस थे ड्यू टू हिज जियोग्राफिकल जो कंडीशंस थी उसकी। तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस थे बिकॉज वो गंगा प्लेन्स के आसपास का था, फर्टाइल लैंड थी, जो वहाँ के फॉरेस्ट थे वो फुल ऑफ रिसोर्सेज थे। ठीक है, और रिवर्स थी जहाँ पे वो एज अ रिवर्स का यूज़ कर सकते थे, एज अ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते थे। तो ये बहुत सारे क्या थे उनके पास एडवांटेज थे, किसके पास, मगधा के पास। तो अब मगधा पे किसका रूल हो गया था, मौर्य का हो गया था। तो अब क्या हुआ, एक तो जोग्राफिकल कंडीशंस हेल्पफुल हुई, दूसरा उनके पास क्या था, कौटिल्य की मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट थी। ठीक है, जो उन्होंने स्ट्रेटेजीज बनाई थी कौटिल्य ने, उन वो भी अब किसके साथ कंबाइंड होगी, इन ज्योग्राफिकल कंडीशन के साथ साथ वो भी कंबाइंड होगी। तो इन सारी चीज़ों को मिला के धीरे धीरे क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने एम्पायर को और ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया। ही डिफीटेड द ग्रीक सेट्रप्स लेफ्ट बिहाइंड बाय अलेक्जेंडर इन द नॉर्थ वेस्ट and integrated the region into an empire that stretched from the northern plains to the Deccan Plateau। तो अब क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, जो ग्रीक सेट्रप्स थे जो अलेक्जेंडर ने अपने पीछे छोड़े थे उनको हरा दिया। ठीक है, और जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया था उसको भी अपने एम्पायर में मिला लिया। तो अब क्या हो गया कि जो हमारा जो इनका मगधा जो एम्पायर था वो नॉर्दर्न प्लेन से लेके डेक्कन प्लेटू तक पूरा वो स्ट्रेच वो वहां तक एक्सपेंड हो गया। आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड द ग्रीक, he maintained a diplomatic relationship with them and hosted in his court a Greek historian and diplomat, Megasthenes, who wrote about his travel in India in his book Indica। तो अब क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो ग्रीक के जो आपके जो सेट्रप्स थे उनको हरा दिया, बट अब उसके बाद उन्होंने क्या, ग्रीक्स के साथ क्या किया, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, ठीक है, वो उन्होंने मेंटेन किए। उसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने दरबार में ग्रीक हिस्टोरियन और जो डिप्लोमेट था उसका अपने दरबार में स्वागत किया। तो वो जो डिप्लोमेट था उसका नाम था मेगास्थनीस। ओके, तो मेगास्थनीस कौन था, वो ग्रीक हिस्टोरियन था और डिप्लोमेट था। उसने क्या किया, एक बुक लिखी, उस बुक का नाम क्या था, इंडिका। और उस बुक में किस चीज़ के बारे में लिखा गया था कि जो ग्रीक से इंडिया में वो ट्रैवल उसने किया था और अपने ट्रैवल के ड्यूरेशन में उसने जो जो चीज़ें उसने देखी है, कैसा रूल था, कैसा वहाँ का कल्चर था, कैसी वहाँ पे की इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी, तो उन सब के बारे में उसने अपनी बुक इंडिका में लिखा था। द फर्स्ट सच रिटन अकाउंट unfortunately lost except for some excerpts quoted by later Greek scholars। तो अब हमारे पास ये अनफॉर्चुनेटली पूरी इंडिका बुक अवेलेबल नहीं, बट उसके कुछ पार्ट्स है और बाद में उसको ग्रीक स्कॉलर्स ने और ज़्यादा क्या किया, उसमें और चीज़ें उसने ऐड ऑन की है। तो यहाँ तक अब क्या क्लियर हुआ, अभी हमने क्या पढ़ा था, इंडिका बुक किसने लिखी है, मेगास्थनीज ने लिखी है। मेगास्थनीज कौन था, वो एक ग्रीक हिस्टोरियन था और डिप्लोमेट था। उसने अपनी बुक में क्या लिखा है, जो उसने इंडिया का ट्रैवल किया था उसके बारे में उसने डिटेल में लिखी है। एक हमने बुक इंडिका के बारे में पढ़ा, उससे पहले अभी आया था पीछे हमारे पास अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी किसने लिखी थी,
लिखी नहीं थी, सॉरी, वो कंपोज की थी पाणिनि। और अष्टाध्यायी में क्या था, वो क्या था, संस्कृत का ग्रामर था। ठीक है। कौटिल्यस कॉन्सेप्ट ऑफ अ किंगडम। अब क्या है, कौटिल्य का जो कॉन्सेप्ट था किंगडम को लेके, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। कौटिल्य हैड अ क्लियर विजन of how a kingdom, राज्य, should be established, managed and consolidated। तो कौटिल्य का क्या था, क्लियर विजन था कि कैसे एक राज्य को, एक किंगडम को एस्टेब्लिश करना है, मैनेज करना है और कंसोलिडेटेड करके रखना है। इन हिज फेमस वर्क अर्थशास्त्र, लिटरली द साइंस ऑफ गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक्स। तो अब उनका फेमस वर्क क्या है, अर्थशास्त्र, जिसमें क्या लिखा गया है, जो कि साइंस है गवर्नेंस और इकोनॉमिक्स की, मतलब उसमें गवर्नेंस और इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा गया है। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे राइज होता है कि अर्थशास्त्र जो है वो किसके बुक है, तो वो किसकी बुक है, कौटिल्य की। कौटिल्य के अदर नेम क्या थे, विष्णुगुप्ता और चाणक्य। क्लियर। ही लिस्टेड डायरेक्टिव्स इन मैनी एरियाज लाइक डिफेंस। अब उसने अपनी बुक में क्या किए थे, अब उन्होंने अपनी जो बुक में क्या किए थे, बहुत सारे डायरेक्टिव्स लिखे दिए गए थे। वो किस किस फील्ड में दिए थे, डिफेंस की फील्ड में थे, इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस, अर्बन प्लानिंग, एग्रीकल्चर एंड पीपल्स वेलफेयर। तो जो डायरेक्टिव्स दिए थे वो इकोनॉमिक्स की फील्ड में थे, एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें के रूल्स थे, जस्टिस, अर्बन प्लानिंग, एग्रीकल्चर एंड पीपल वेलफेयर, इन सब के बारे में उन्होंने उसमें डायरेक्टिव्स दिए थे, मतलब निर्देश, आदेश, आप ये मान लो कि रूल्स दिए थे कुछ। वन ऑफ हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट इज द सप्तंगा। और उनका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था सप्तंगा। सी फिगर 5.15, तो उसको आप देख सकते हो, फिगर जो आपको 5.15 पे गिवन है, उसमें उन्होंने सप्तंगा के बारे में डिटेल में दिया है। और द 7 पार्ट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अ किंगडम। और सप्तंगा क्या है, वो 7 पार्ट्स है जो मिलके एक किंगडम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं। According to Kautilya, the Saptanga together must create a settled, well-protected and prosperous kingdom to be maintained both through warfare and through alliance for peace as the case may be। तो अकॉर्डिंग टू कौटिल्य क्या था कि जो सप्तंगा मिलके क्या करते हैं, क्या क्रिएट करते हैं, एक सेटल्ड, वेल प्रोटेक्टेड और प्रॉस्परस किंगडम को वो क्रिएट करते हैं, जो कैसे मेंटेन किया जाता है, वॉरफेयर, अगर जरूरत पड़ी तो लड़ाई से उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, और अगर जरूरत पड़ती तो थ्रू अलायंसेस करके, मतलब गठबंधन करके भी और शांति बना के भी उसको क्या करते थे, वो मैनेज करते थे, जो भी रिक्वायर्ड होता था। ही एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। तो वो किस पे जोर देते थे, इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी, मतलब सोसाइटी में लॉ और ऑर्डर होना चाहिए, विच नेसेसिटेटेड अ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है। He also detailed many laws to deal with corruption and specified punishments for any activities that went against the well-being of the people। तो उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे लॉज उन्होंने बनाए थे जो कि किससे डील करते थे, करप्शन से। और उन्होंने पनिशमेंट भी स्पेसिफाइड की थी कि अगर कोई भी ऐसा काम करता है जो लोगों के वेलबींग के अगेंस्ट है, तो उसके लिए उन्होंने पनिशमेंट भी स्पेसिफाइड कर रखी थी। कौटिल्य's सेंट्रल फिलोसफी ऑफ गवर्नेंस इज इन ट्यून विद इंडियन वैल्यूज। कि जो कौटिल्य की सेंट्रल फिलोसफी थी गवर्नेंस की, वो क्या किससे मेल खाती है, हमारी इंडियन वैल्यूज से मेल खाती है। इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स लाइज द किंग्स हैप्पीनेस। कि इसमें क्या बोला है कि जो लोगों की सब्जेक्ट्स, मतलब जो जनता होती है, जनता की खुशी में ही एक राजा की खुशी होती है। इन देयर वेलफेयर हिज वेलफेयर, जनता की भलाई में, उनकी भलाई में ही राजा की भलाई होनी चाहिए। ही शैल नॉट कंसिडर एज गुड ओनली दैट विच प्लीज हिम, बट ट्रीट एज बेनिफिशियल टू हिम वॉट एवर प्लीज हिज सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि वही एक अच्छा नहीं होना चाहिए कि जो राजा को खुश करे, बल्कि वो राजा को अच्छा लगना चाहिए जो
जो उसके लोगों के बेनिफिशियल के लिए काम करे। इन अदर वर्ड्स, हाउएवर पावरफुल a king may be, he must give first place to the people's interest। तो दूसरे वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं कि एक राजा चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, बट उसको फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्लेस किसको देना चाहिए? पीपल्स इंटरेस्ट को, जनता के इंटरेस्ट को उसे फर्स्ट प्लेस देना चाहिए, तभी वो एक गुड रूलर उसको बोला जा सकता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।